मानक हिंदी वर्णमाला के पश्चात अब हम वर्तनी मानकीकरण की चर्चा भी करेंगे। वर्तनी के मानकीकरण से संबंधित पहला नियम संयुक्त वर्ण से संबंधित है। संयुक्त वर्ण यानी जो वर्ण दो वर्णों से मिलकर बना हो उसे संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इसके संबंध में पहला नियम यह है कि जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उनका संयुक्ताक्षर खड़ी पाई हटाकर बनाया जाता है। जैसे लग्न, विघ्न, प्यास, सभ्य इत्यादि। ये सभी वर्ण वो हैं जिनमें खड़ी पाई लगती है, लेकिन जब इनका संयुक्ताक्षर बनाया तब इनमें से हमने खड़ी पाई हटा दी। इसके पश्चात वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है उनको संयुक्ताक्षर बनाते समय हमें उनमें हलंत का चिन्ह लगा देना चाहिए, हल चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे लट्टू, चिन्ह, ब्रह्मा इत्यादि। इनको हम प्राय इस रूप में लिख दिया करते हैं। ब्रह्मा। लेकिन मानकीकरण की दृष्टि से या वर्तनी के मानकीकरण की दृष्टि से ये तीनों रूप गलत हैं। जिनमें खड़ी पाई नहीं लगती है उन वर्णों का संयुक्ताक्षर बनाते समय उनमें हलंत का चिन्ह ही लगाना चाहिए। इसके पश्चात कै और फै से संबंधित नियम यह है कि इनसे संबंधित संयुक्ताक्षर बनाते समय हमें इनको इस रूप में लिखना चाहिए। जैसे संयुक्त, पक्का, दफ्तर। ये इनके वर्तनी का मानकीकृत रूप है। प्राय हम इसको इस रूप में भी लिख देते हैं, ये गलत है। पक्का को इस रूप में भी लिखा जाता है, ये भी गलत है। और दफ्तर को भी इस रूप में लिखा जाता है, यह भी गलत है। मानकीकरण की दृष्टि से ये तीनों रूप ही सही है। इसके अलावा रै के, संयुक्त रै के प्रचलित तीनों रूप जो है वह प्रचलन में रहेंगे। जैसे प्रकार, धर्म और राष्ट्र। यहाँ भी रै है, यहाँ भी रै है और यहाँ भी रै। यानी रै से संबंधित जो संयुक्ताक्षर बनते हैं तीन रूपों में बनते हैं और वो तीनों रूप प्रचलन में रहेंगे। संयुक्त वर्ण से संबंधित एक और नियम है। यदि हल चिन्ह युक्त संयुक्ताक्षर में ई की मात्रा लगती है, लघु ई की मात्रा लगती है, तो हमें उस संबंधित वर्ण से पूर्व ही लगाने चाहिए, न कि पूरे युग्म से पूर्व। जैसे बुद्धिमान, चिन्हित, यानी जहां हल चिन्ह लगकर संयुक्ताक्षर बना हो उसमें यदि लघु ई का उच्चारण आ रहा हो तो लघु ई की मात्रा है वह संबंधित वर्ण से पूर्व ही लगेगी, न कि पूरे युग्म से पूर्व। ये गलत है, ये सही है। चिन्हित को इस रूप में भी लिखा जाता है लेकिन ये गलत है। यानी लघु ई की जो मात्रा है वो संबंधित वर्ण से एकदम पहले लगेगी, न कि पूरे युग्म से पूर्व। विभक्ति चिन्ह से संबंधित नियम यह है कि संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह यदि आता है तो वह मूल शब्द से अलग लिखा जाता है। जैसे राम ने, राम को इत्यादि। लेकिन यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है तो उसे मिलाकर लिखा जाता है। जैसे उसने, उसको,
इत्यादि। लेकिन यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह है तो पहला विभक्ति चिन्ह मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाता है। जैसे उसके लिए, इसमें पहला मिलाकर लिखा गया है और दूसरा अलग। इसमें से पहला विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखा गया है और दूसरा अलग। इस तरह विभक्ति चिन्ह से संबंधित नियम, वर्तनी के मानकीकरण में नियम यह है कि संज्ञा के साथ अलग लिखा जाता है, सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाता है। यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह है तो पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाता है। संयोजक चिन्ह यानी हाइफन, इसका प्रयोग अर्थ की स्पष्टता के लिए किया जाता है और इसके संबंध में नियम यह है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे दिन रात, इन दोनों के बीच देख रेख, इसके बीच भी हाइफन का प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा सा जैसा, इनसे पूर्व भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम सा, राम जैसा, यानी सा और जैसा के पूर्व भी हाइफन का प्रयोग करना चाहिए। अव्यय के संबंध में नियम यह है कि तक, सो, जो इत्यादि जो अव्यय शब्द हैं उन्हें हमेशा पृथक लिखा जाना चाहिए। श्रुति मूलक ये और वह से संबंधित नियम यह है कि श्रुति मूलक ये और वह का प्रयोग जहां विकल्प से होता है, जैसे हुआ, हुआ, नई, नई, इनमें यदि विकल्प के रूप में आ की जगह वा का प्रयोग हो रहा है, ई की जगह ई का प्रयोग हो रहा है तो इसे नहीं किया जाना चाहिए। इसमें मूल जो स्वरात्मक रूप है इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह के संबंध में नियम यह है कि अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह दोनों ही प्रचलित रहेंगे। अनुस्वार के संबंध में नियम यह है कि संयुक्त व्यंजन में यदि पंचमाक्षर के बाद, जिन्हें हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, इनके पश्चात यदि उस वर्ग का शेष में से, शेष चार में से पांचवा वर्ण यह है पंचम वर्ण, इसके अलावा इस वर्ग में जो शेष चार वर्ण है यदि वही आता है, संयुक्त व्यंजन में यदि वही आता है, उसी वर्ग का व्यंजन आता है, तो उस व्यंजन के स्थान पर या पंचमाक्षर के स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गंगा, इसमें ये पंचमाक्षर हो गया, लेकिन इसके पश्चात इसी वर्ग का यानी कंठे वर्ग का ही वर्ण ग आ रहा है, तो इसके स्थान पर, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं। चंचल, इसमें पंचमाक्षर ये है, लेकिन इसके पश्चात इसी तालव्य वर्ग का च आ रहा है, इसलिए इसमें भी जो है पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। मूर्धन्य व्यंजन, ठंडा में पंचमाक्षर न के बाद इसी वर्ग का ड वर्ण आ रहा है, इसलिए यहां भी जो है पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग ही करेंगे। संध्या, संध्या में न के बाद, पंचमाक्षर न के बाद में इसी वर्ग का ध आ रहा है, इसलिए यहां भी पंचमाक्षर के बजाय जो है अनुस्वार का प्रयोग ही करेंगे। संपादक में म के पश्चात इसी वर्ग का प वर्ण आ रहा है, इसलिए यहां भी पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इस तरह नियम यह है कि संयुक्त व्यंजन में यदि पंचमाक्षर के पश्चात उसी वर्ग का चार में से कोई वर्ण, शेष चार में से कोई वर्ण आता है या व्यंजन आता है, तो पंचमाक्षर के स्थान पर
जो है अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि छपाई की दृष्टि से, मुद्रण की दृष्टि से एक रूपता बनी रहे। लेकिन आगे ये नियम यह भी कहता है कि पंचमाक्षर के पश्चात यदि किसी दूसरे वर्ग का कोई व्यंजन आता है या वही पंचमाक्षर दोबारा आ जाता है, तब हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे और उसके स्थान पर पंचमाक्षर का प्रयोग भी होगा। जैसे उन्मुख, अन्न इत्यादि। उन्मुख में दूसरे वर्ग का व्यंजन आ रहा है, इसलिए पंचमाक्षर का प्रयोग हो रहा है। अन्न में वही पंचमाक्षर दोबारा आ रहा है, इसलिए पंचमाक्षर का प्रयोग ही किया जा रहा है। अनुनासिकता यानी चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु के प्रयोग से संबंधित नियम यह है कि चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना अक्सर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे हंस, यह एक पक्षी है, यहां अनुस्वार लगा है। हंस, यहां अनुनासिक चिन्ह लगा है और इसका अर्थ होता है हंसना। तो इस भ्रम के निवारण के लिए हमें जो है चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसी तरह एक शब्द है अंगना यानी स्त्री और अंगना यानी आंगन। यहां भी यदि हम अनुस्वार लगाकर छोड़ देते हैं तो यहां भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए हमें अनुनासिकता यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन जहां शिरोरेखा लगी हो, ऊपर मात्रा लगी हो, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो और वहां हम चंद्रबिंदु लगाने में हमें कठिनाई हो, वहां हमें अनुस्वार लगाकर काम चला सकते हैं, बिंदी लगाकर काम चला सकते हैं। जैसे मैं, यहां जो है यह चंद्रबिंदु अनुनासिकता है, लेकिन चंद्रबिंदु लगाना जो है आसान नहीं है, इसलिए हम इसको इस रूप में लिख देते हैं। इसी तरह नहीं पर भी अनुनासिकता है, लेकिन यहाँ जो है चंद्रबिंदु लगाना आसान नहीं है, इसलिए हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अगला नियम विदेशी ध्वनियों से संबंधित है। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में जहाँ क, ख, ग, ज और फ ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है, वहाँ उनके नीचे नुक्ता अर्थात बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लिखते समय बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि उनका शुद्ध विदेशी रूप का प्रयोग यदि आवश्यक हो, वांछित हो और वहाँ जहाँ उच्चारणगत भेद बताया जाना आवश्यक हो, वहाँ बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में भी प्रचलित हैं और विदेशी ध्वनियों में भी, विदेशी शब्दों में भी मिलते हैं, वहाँ उनका उच्चारणगत भेद बताया जाना आवश्यक है। जैसे एक शब्द है राज, हिंदी में जो शब्द है उसका अर्थ है राज यानी राज्य करना, और जबकि अरबी फारसी का एक शब्द है राज जिसका अर्थ होता है रहस्य। तो यहाँ इस तरह के जो शब्द हैं जो जिनके दोनों भाषाओं में जो शब्द चलते हैं, उनमें उच्चारणगत भेद बताने के लिए या उनका शुद्ध अर्थ बताने के लिए जो है नुक्ता लगाना आवश्यक है। बाकी सारे शब्दों में हर जगह नुक्ता लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला नियम शिरोरेखा से संबंधित है और ये नियम यह कहता है कि हिंदी में शिरोरेखा का प्रचलन यानी शब्द के ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसका प्रचलन जारी रहेगा। अंतिम जो नियम है वह विराम चिन्ह से संबंधित है और इस नियम के अनुसार हिंदी में पूर्ण विराम को छोड़कर सारे विराम चिन्ह वही काम में ले लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित है। अंग्रेजी में फुल स्टॉप का प्रचलन होता है, जबकि उसके स्थान पर हिंदी में पूर्ण विराम का यानी खड़ी पाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाकी सारे के सारे विराम चिन्ह वही प्रयोग में ले लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। धन्यवाद।